बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर और आपको वेलकम इन एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 38। चैप्टर 1 हमारा चल रहा है और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल हमारे चल रहे थे। लास्ट जहां तक हम पहुंचे हैं वो हमारा था कम्युनिटी लेवल। आइए ज़रा उससे ऑनवर्ड हम चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़, आज हमें डिस्कस करना है इकोसिस्टम और बायोम्स और द लास्ट वन विल बी लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो आइए जी इनको बारी बारी स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम हमारे पास क्या होता है? अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई तो हमने बात ख़त्म की थी हमारी कम्युनिटी के ऊपर बात ख़त्म हुई थी। अब कम्युनिटी में क्या था? आपने कहा था वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी जिसमें हम डिफरेंट पॉपुलेशन के ग्रुप ले लेते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, तब आपके पास क्या कहलाती है? कम्युनिटी कहलाती है। लेकिन अगर उस कम्युनिटी के अंदर आप ऐड कर दीजिए नॉन लिविंग सब्सटेंस को, तब आपके पास क्या बन जाता है? इकोसिस्टम बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम रैंक्स में देखें तो पहला रैंक हमारे पास कॉम्प्लेक्स से अगर हम शुरू करें इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल से बड़ा रैंक हमारे पास क्या था? पॉपुलेशन, जिसमें आपने कहा कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा कर दीजिए, तब आपके पास जो ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा? पॉपुलेशन होगा। फिर हमने कहा कि अगर मैं डिफरेंट स्पीशीज़ को ले आऊँ, डिफरेंट पॉपुलेशंस को ले आऊँ, तब मेरे पास जो ग्रुप बनेगा वो आपके पास क्या होगा? वो कम्युनिटी होगा। अब मैंने क्या किया है, इस कम्युनिटी के अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूँ नॉन लिविंग सब्सटेंस को। जब मैं इसमें नॉन लिविंग सब्सटेंस को ऐड करूँगा देन इट विल बिकम इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम बेसिकली अगर कहा जाए सो इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग, क्योंकि कम्युनिटी में तो सारा लिविंग है, और साथ आपके पास क्या आ गए? नॉन लिविंग। सो लिविंग और नॉन लिविंग के जो हमारे पास एक सिस्टमाइज सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इको सिस्टम बोलते हैं। ठीक है जी। अब इकोसिस्टम में ये चेक कर लीजिए, आपके पास बेशुमार वैरायटी के आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, तो वहाँ पे आपको बेशुमार एबायोटिक फैक्टर यानी नॉन लिविंग सब्सटेंस भी नज़र आ रही है, जिसमें आपके पास जो है वो वाटर वो नॉन लिविंग के तौर पे ट्रीट होगा, सन नॉन लिविंग के तौर पे ट्रीट होगा, यहाँ पे जो सॉइल है वो नॉन लिविंग के तौर पे ट्रीट होगी। लेकिन ये सारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? उन लिविंग को कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ क्या रहे? मेंटेन रहे। अगर आपको याद हो, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो तब आपको बताया था लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए नॉन लिविंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इकोसिस्टम में जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ नॉन लिविंग को स्टडी करें तो डेफिनेटली ये वो वाले नॉन लिविंग होंगे विच आर अफेक्टिंग लाइफ। एयर लाजमी जो है वो डिस्कस होगी, क्योंकि एयर के बगैर आप नहीं रह सकते। फूड लाजमी डिस्कस होगी, उसके बगैर आप नहीं रह सकते। सन, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाजमी डिस्कस होगा। विंड लाजमी डिस्कस होगी। टेम्परेचर लाजमी डिस्कस होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, जिनके ऊपर लाइफ वेस्ट नहीं करती, तो वो हम कभी भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सो हमारे पास जो ये इकोसिस्टम होता है इसमें क्या होंगे? लिविंग भी डिस्कस होंगे और नॉन लिविंग भी डिस्कस होंगे। लेकिन वो वाले नॉन लिविंग जो किसी ना किसी तरीके से लिविंग को क्या कर रहे होंगे? अफेक्ट कर रहे होंगे। ये देखिए जी, एक और आपके पास व्यू है इकोसिस्टम का, जिसमें आपके पास नॉन लिविंग सब्सटेंस भी हैं और लिविंग सब्सटेंस भी हैं। सो इनका जो इकट्ठा हमारे पास कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। अब ज़रा इकोसिस्टम में अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास नेक्स्ट है जी बायोम, जो कि इकोसिस्टम में ही थोड़ा जो है वो एक कैटेगरी आती है। अब बायोम क्या है? बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। तो एक बहुत बड़ा इलाका जिसमें बेशुमार वैरायटी के, कम्युनिटी स्टैंड्स फॉर बेशुमार वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होंगे, प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। तो एक ऐसा एरिया जिसमें बेशुमार वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे और उस एरिया की आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है ऑन द बेस ऑफ देयर क्लाइमेट। अगर हम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लाइफ पॉसिबल है, पूरी दुनिया की अगर हम क्लासिफिकेशन करना शुरू करें तो हमारे पास ये आपको नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े रीजन। पूरी दुनिया को इन बड़े बड़े रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जो नंबर में 7 है। तो ये 7 बड़े रीजन्स हैं हमारे पास, जिनमें हमने क्या किया हुआ? पूरी दुनिया को डिवाइड किया हुआ है। ये 7 हमारे पास बड़े बड़े क्या बनते हैं? इकोसिस्टम के बायोम्स बनते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉनीफेरस फॉरेस्ट। अब ये जो कॉनीफेरस फॉरेस्ट है, हर एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है, स्पेसिफिक एनिमल्स हैं, स्पेसिफिक वहाँ पे क्या होंगे जी? और फीचर्स होंगे। अगर हम यहाँ देखें कॉनीफेरस फॉरेस्ट में, तो ये आपको कॉनीफेरस फॉरेस्ट की डायग्राम नज़र आ रही है। इस कॉनीफेरस फॉरेस्ट में हमारे पास होता क्या है कि ज़्यादातर इसमें कॉन्स के जो ट्री हैं वो क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं, और ये ज़्यादातर कनाडा में, यूरोप में और एशिया के इलाकों में है। अगर हम इनके देखें डोमिनेंट स्पीशी, तो यहाँ पे ऑल जो है वो बहुत डोमिनेंट है।
स्पॉटेड ऑल। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है आपके पास क्रॉस बिल, ये बर्ड बड़ा जो है वो डोमिनेंट है। अगर सेकंड की हम बात करें तो सेकंड हमारे पास जो इकोसिस्टम है वो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये आपके सामने जो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो है वो डायग्राम नज़र आ रही है आपको। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में हमारे पास फॉरेस्ट जो है इसके 4 सीज़न होते हैं। लीफ अपना कलर चेंज करते हैं, जैसे ही ऑटम सीज़न आता है ये गिर जाते हैं और दोबारा जो है अपने आप को क्या करते हैं, रीग्रो करते हैं। ज़्यादातर ये कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर और जापान के अंदर इसकी जो है वो क्या है जी, रीजन्स हैं। और ये इसकी डोमिनेंट स्पीशी है आपके पास फ्लाइंग स्क्विरल। और इसके अलावा ये जो आपके पास थर्ड है ये आपके पास है डेजर्ट बायोम। अब डेजर्ट बायोम में हमारे पास जो डोमिनेंट प्लांट है वो है जी कैक्टी, और स्मॉल बुशेस हैं, शॉर्ट ग्रासेस हैं। ये अफ्रीका के अंदर और गोबी एशिया के अंदर जो है ये मोस्ट फेमिलियर हैं। ये जो आपके पास ये जो आपको प्लांट नज़र आ रहा है ये क्या है, कैक्टस। और ये डोमिनेंट यहाँ पे जो एनिमल है ये स्नेक है। नेक्स्ट है जी फोर्थ हमारे पास है जी ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम जो है वो हमारे पास ये डोमिनेंट यहाँ पे स्पीशीज़ है, काव्स वगैरह। और फिफ्थ जो हमारे पास जो है वो आपके पास है रेन फॉरेस्ट। तो डेफिनेटली रेन फॉरेस्ट तो नेम ही बता रहा है, यहाँ पे जो है वो रेन की क्या होगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगी। अब ये 2000 to 10,000 मिलीमीटर इनकी जो है वो रेन होती है पर ईयर। और ये बिल्कुल इक्वेटर के पास वाले एरियाज़ हैं और ज़्यादातर ये वार्म एरियाज़ हैं। ठीक है जी। डोमिनेंट स्पीशीज़ आपको नज़र आ रही है जी, फ्रॉग वगैरह हैं। और साथ ही साथ जो है नेक्स्ट आपके पास जो है वो है जी श्रब लैंड। तो वर्ड ही बता रहा है यहाँ पे अबंडेंट स्पीशीज़ क्या होंगी, श्रब्स वगैरह होंगी। और ये यहाँ पे जो है वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट स्पीशी है जो कि क्या है, बॉब कैट। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेवंथ वो है जी टंड्रा। बिफोर रीचिंग टू द पोलर आइस, यानी जो हमारे पास नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहाँ पे जाने से पहले जो लास्ट हमारे पास बायोम आता है वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल, वो हमारे पास क्या होता है, टंड्रा होता है। और टंड्रा में जो है वो साल के तकरीबन 9 से 10 महीने क्या रहती है, बर्फ़ जमी रहती है। और यहाँ के लोग जो है वो इग्लू बना के रहते हैं। अक्सर आपने कार्टून्स वगैरह में इग्लू देखा होगा। सो ये आपके पास ट्रीलेस रीजन है, यहाँ पे ट्री बिल्कुल भी नहीं होता। और ग्रोइंग रीच जो है उनका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे क्या रहती है, आइस रहती है। और ये जो है डोमिनेंट स्पीशीज़ यहाँ पे लाइकन है, मॉसिस है, ग्रास है और क्या है जी, श्रब है। ये यहाँ की मोस्ट अबंडेंट जो है क्या है जी, स्पीशी है, जो कि रेंडियर जो है वो कहलाता है। और रेंडियर जिस पे फीड करता है उस लाइकन को हम क्या बोलते हैं, रेंडियर मॉस कहते हैं। रेंडियर जो है वो यहाँ का बड़ा डोमिनेंट जो है वो एनिमल है। अक्सर लोग जो है वो इससे दूध भी लेते हैं, इस पे सवारी भी करते हैं, इसकी खाल को भी वो यूज़ करते हैं चमड़ा वगैरह बनाने के लिए। तो हर लिहाज से इस एनिमल को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। और ये आपको जो नज़र आ रही है इसका मस्क ऑक्स है, ये भी बड़ा यहाँ पे डोमिनेंट है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट बायोम्स की जो यहाँ पे शो की गई है। बायोम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, फिर जो है आगे फर्दर हम चलेंगे। RJ sending me pics from the zoo. Check this guy out. Aw, a rhinoceros. I love rhinos. Why can't they live here? Because a rhino's natural habitat is in grasslands, like the savannas of Africa. That's a completely different biome than where we live. Yeah, I guess it is a lot different than here. But, what exactly is a biome anyway? Let me show you. I bet I can get online and find some pics that really illustrate the beauty of each biome. Rock on. Let's do it. So a biome is a major ecosystem made up of many different habitats. There are 6 different biomes found on planet Earth. Are all 6 biomes totally different? Yes. The 6 biomes are taiga, tundra, deciduous forest, tropical rainforest, desert, and grassland. The main difference between each one is its climate, the unique temperature and precipitation found there. We live in the biome known as a deciduous forest. So what makes this deciduous forest so special? A deciduous forest is the only biome with 4 seasons. The only one? Yep. Spring, summer, winter, and fall. Trees here bloom in spring and lose their leaves in the fall. Animals like foxes, bobcats, and songbirds all live in different habitats throughout the deciduous forest. Enough about this place. Tell me about somewhere warm and exotic. Bright flowers and exotic animals like leopards, toucans, and monkeys are found in the tropical rainforest biome. The rainforest's climate is warm and humid year-round,
and heavy rains help keep it lush and green. That's my fave, the tropical rainforest biome. Not so fast. There are 4 more. The taiga is the largest biome of all. It stretches across most of Canada, parts of Europe, and Asia. Its climate has 2 seasons, cold winters and warm summers. You'll find habitats for moose, Canadian geese, other migrating birds, and even the bald eagle here. Ooh, bald eagles are rare. Even farther north is the tundra. Its climate is so cold and frozen that no trees can grow. Instead, there are dwarf-like flowers and plants that only bloom for 8 weeks a year. This is where polar bears, reindeer, and caribou live. I always wondered where reindeer came from. Now, let's heat things up and head to the desert. The desert, that's hot. It is hot, and its climate is very dry. Deserts receive less than 10 inches of rain all year. Prickly plants like cacti that can store water live here, along with iguanas, lizards, beetles, and jackals. That's 5. One more biome to go. Last but not least is the home of the rhino, the grassland. Isn't a lot of the United States grassland? Yes, but Africa, Asia, and South America have grasslands too. Grains like corn, wheat, and barley grow here, making a good home for animals that graze, like gazelles, zebras, and our friend the rhino. But they're not alone. Hunters like lions, tigers, and hyenas lurk in the grasslands too. The grassland is one wild biome. That's all 6. Still sticking to your favorite from before? Let me think. There are 6 biomes found on Earth, and they all have different climates. Every biome has its own unique plant and animal life, and is home to many different habitats. So which is your favorite? Taiga, tundra, deciduous forest, tropical rainforest, desert, or grassland? I can't pick a favorite. All 6 biomes are pretty sweet. सो स्टूडेंट इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको बायोम जो है वो डिस्कस किया गया। यहाँ पे जो डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं उनके बारे में बताया गया, जो डोमिनेंट प्लांट है वो सारे आपने यहाँ पे देखे, जो डोमिनेंट एनिमल है वो भी यहाँ पे देखे। आइए जी नेक्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट लेवल जो है उसकी तरफ चलते हैं, विच इज़ बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? बायो का वर्ड जो है वो आपके पास क्या शो करता है? लाइफ को, लाइफ ऑन अर्थ। स्फीयर कहते हैं पार्ट को। सो बायोस्फीयर स्टैंड्स फॉर दैट पोर्शन और दैट लोकेशन ऑन अ लैंड वेयर लाइफ इज पॉसिबल। तो दुनिया का या ज़मीन का वो वाला हिस्सा जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। अब लाइफ डिफरेंट फॉर्म में है, यानी बर्ड्स की फॉर्म में भी लाइफ है, इंसेक्ट्स की फॉर्म में है, फिश की फॉर्म में है आपके पास, प्लांट्स की फॉर्म में है लाइफ आपके पास, मैंस की फॉर्म में है जी आपके पास, बैक्टीरिया वगैरह अवेलेबल हैं यहाँ पे, प्रोटोजोआ जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे, फंजी अवेलेबल है, और बेशुमार वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। लेकिन ये जहाँ पे रह रहे हैं, जिन जिन एरियाज़ पे रह रहे हैं, डेफिनेटली वो एरियाज़ होंगे जो लाइफ को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। सो उन एरियाज़ को हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। अब बायोस्फीयर की अगर हम डिफ्रेंशिएशन देखें, डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 3 तरह की है। नंबर 1 एटमॉस्फेयर, नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर, द थर्ड वन इज लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मीन विद रिस्पेक्ट टू एयर, और हाइड्रोस्फीयर स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मीन जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है वो, और लिथोस्फीयर स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर ये आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको तीनों जो हैं वो बायोस्फीयर के एरियाज नज़र आ रहे हैं वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। एक जो है उसे हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं यानी एयर, एक जो है आपके पास वो हाइड्रोस्फीयर है जिसे आप वाटर कह रहे हो, और एक आपके पास क्या है? लिथोस्फीयर जिसे आप अर्थ कह रहे हो। और अगर हम इनके ऊपर देखें लाइफ कौन कौन सी है, कौन कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, तो आइए ज़रा लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है जी, ये आपके पास क्या है जी? ये एक ड्रैगन फ्लाई है जो ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट में होगा। ये आपको एक बर्ड नज़र आ रहा है ईगल, ये भी कहाँ होगा? एटमॉस्फेयर के अंदर। ये आपको नज़र आ रहे हैं जी ज़ीब्राज, ये आपके पास लिथोस्फेरिक में होंगे। हॉर्स नज़र आ रहे हैं जी, मैन नज़र आ रहे हैं जी, ये सारे आपके पास कहाँ है जी? लिथोस्फीयर में। ये आपको नज़र आ रही है जी फिश, अब फिश कहाँ है जी? ये आपके पास हाइड्रोस्फीयर में होगी। ये आपको नज़र आ रहा है जी क्रैब्स, ये आपको कहाँ होगा? ये भी हाइड्रोस्फीयर में होगा। ये आपको नज़र आ रही है जी क्रोकोडाइल। तो इस तरह बेशुमार वैरायटी की लाइफ्स हैं, बेशुमार वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बेशुमार वैरायटी के क्या हैं जी? एनिमल्स हैं। अभी तो ये हमने एनिमल डिस्कस किए, इसी तरह बेशुमार वैरायटी के प्लांट्स होंगे जो कि क्या कर रहे हैं? इस इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रहे हैं। तो जिन जिन एरियाज़ पे वो सर्वाइव कर रहे हैं, जिन जिन एरियाज़ पे लाइफ है, उन इन एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। सो बायोस्फीयर की डेफिनेशन क्या है? द पार्ट ऑफ द अर्थ इन
inhabited by living organism included both living and non living component। सो वहाँ पे वो एरियाज जहाँ पे लिविंग जो है वो रह रहे हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आसानी से अपनी लाइफ को सस्टेन किए हुए हैं, उन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। अब लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस क्या है जी? देखिए जी, हमारे पास जो अर्थ है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कब से है? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और ये सॉलिडिफाइड गैसेस का एक मजमुआ है। आपने सुना होगा बिग बैंग का कॉन्सेप्ट, के बहुत देर पहले क्या हुआ था जी, एक धमाका हुआ था और छोटे छोटे थे वो पार्टिकल सेपरेट हो गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कन्वर्ट हो गए इनटू डिफरेंट जो आपके पास नेचुरल जो है वो सियारे वगैरह हैं जिन्हें आप जुपिटर वगैरह, अर्थ वगैरह पढ़ते हो उसमें, और वो सब सूरज के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए। तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो हॉट गैसेस से वो सारे क्या हुए थे, बने थे। अब लाइफ जो है वो हमारे पास प्लैनेट में बड़ी शुरू की शुरू हो गई थी, और वो जो पास के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे दे वर एक्टिंग एज ए डोमिनेंट स्पीशीज़, और वहाँ पे वो एंसेस्टर के तौर पे जिंदा रह रहे हैं, और वो क्या करें, नई स्पीशीज़ को पैदा करते रहे। और जिसकी बिहाफ पे आज की हमारी इस अर्थ को देखें तो इस अर्थ में बेशुमार जो है वो प्लांट और एनिमल क्या हो चुके हैं, डोमिनेंट हो चुके हैं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा था, बिग बैंग के अचानक बहुत ज़्यादा धमाका हुआ और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो निकली, ये हाईली सॉलिडिफाइड जो गैसेस के कंपोनेंट थे ये सेपरेट हुए और उन्होंने सूरज के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया, और आज वो सियारों की शक्ल में वो हमें जो है वो हम उन्हें जो है वो पढ़ते हैं। ये हमारे पास अर्थ है। इस अर्थ का अगर आप 71% हिस्सा देखें तो उस पर वाटर जो है वो ज़्यादा है, और 29 हिस्से को देखें तो वहाँ पे आपके पास क्या होगी, लैंड यानी टेरेस्ट्रियल लाइफ है। सो अगर हम लाइफ के ओरिजिन की बात करें तो लाइफ जब से यहाँ पे है तब से हमने क्या किया जी, लाइफ के उस पार्ट को डिफरेंट जो है वो हिस्सों में डिवाइड किया है। वो डे फर्स्ट से जब लाइफ शुरू हुई थी और आज जब लाइफ जो है वो इतनी डाइवर्सिटीफाइड हो चुकी है, तो इन सारी डिवीजन्स को बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट हम कहते हैं। इसमें जो सबसे पहला पीरियड था वो प्रोटेरोजोइक इरा था, जिसके अंदर क्या किया गया था जी, पहले दफ़ा प्रोटोजोन पैदा हुए थे, बैक्टीरिया वगैरह पैदा हुए थे। उसके बाद आप देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा पैलियोजोइक इरा, उसके बाद है जी मीजोजोइक इरा, लास्ट वन इज़ सीनोजोइक इरा। जो मोस्ट आपके पास रीसेंट वन है वो सीनोजोइक इरा है, और साथ ही साथ दिखाया भी गया है कि कौन कौन सी स्पीशीज़ किस किस इरा में डोमिनेंट होती गई। तो आपको जो है इन इराज के नेम लाजमी याद रहने चाहिए, और किस इरा में कौन सी स्पीशीज जो थी वो डोमिनेंट थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये एक और व्यू है जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस इरा में जो थे वो मैमल्स में से मैन डोमिनेंट हुए, बर्ड्स कब डोमिनेंट हुए, और रैबिट्स वगैरह मैमल्स में कब डोमिनेंट हुए, रेप्टाइल्स कब डोमिनेंट हुए, एम्फीबियंस कब डोमिनेंट हुए। तो इराज के नेम आपको मालूम होने चाहिए, और जिन इराज में जो थे वो हमारे पास बर्ड्स, मैमल या रेप्टाइल्स वगैरह डोमिनेट हुए ये भी आपको मालूम रहना चाहिए। अब हमने कहा कि जब से लाइफ शुरू हुई है तब से लेकर अब तक बड़ा लाइफ में चेंज आया। पहले हमारे एंसेस्टर थे, अब जो है वो हमारे पास वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास पैदा हो चुके हैं। तो कैसे पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज आया है? तो वो पता चलता है ऑन द बेस ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड। फॉसिल्स हमें बताते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज आता गया, और चेंज आने पर नई वैरायटी के हमारे पास क्या आए, लिविंग ऑर्गेनिज्म आए। अगर हम फॉसिल्स की स्टडी करना चाहते हैं और फॉसिल्स की एज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दो मेथड हैं हमारे पास जिनकी बिहाफ पे हम फॉसिल्स की क्या निकाल लेते हैं, एज निकाल लेते हैं। एक है आपके पास है जी सेडिमेंट लेयर मेथड, एंड द सेकंड वन इज़ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप की एक सर्टेन मिकदार। आज ज़रा हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की कि सेडिमेंट मेथड जो है वो क्या होता है। सपोज़ कीजिए आपको डायग्राम नज़र आ रही है फर्स्ट वाली, और वहाँ पे एक जो है वो सेडिमेंट यानी ज़मीन के ऊपर एक तह बनी है, फिर आप देखें दो तह बनेगी, फिर तीन तहें बन गई, फिर आपको चार तहें बन गई। इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या बनती रहती हैं, लेयर्स बनती रहती हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म जो था एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जब वो मर जाएगा वहाँ पे वो दफन हो जाएगा, उसके ऊपर क्या बन जाएगी, लेयर्स। ये देखिए जी आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें सबसे पुराना कौन सा, तो डेफिनेटली सबसे पुराना वो होगा जो सबसे
क्या होगा, नीचे होगा, और सबसे रीसेंट वन कौन सा होगा, जो सबसे ऊपर होगा। तो इस तरह डिफरेंट लेयर में से जब आप उसको क्या करते हैं, खोद कर लिविंग ऑर्गेनिज्म को निकालते हैं, तो लेयर्स की एज निकाल के हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना ऑर्गेनिज्म पुराना है। सपोज़ कीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर 10 लेयर्स आ चुकी हैं, तो हम एक लेयर का टाइम निकालते हैं, उस एक लेयर का टाइम निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ। इस तरह हम उसकी क्या करते हैं, एक एज बताने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट, बनते कैसे हैं फॉसिल्स, आइए ज़रा इस वीडियो को गौर से देखिए। Deposition is the laying down of sediment. As winds calm, gravity pulls sediments that are carried by the wind down to the earth. The sediments form a layer. If water that is carrying rocks reaches its carrying capacity, it will deposit the pieces, making a new layer of rock. Ice melts, and the rocks carried by glaciers pile up on top of other rocks. Sometimes the remains of dead organisms may become trapped in the layers. Over thousands of years, the sediment and organism remains are pressed together, making sedimentary rock and fossils. If you look at a cross-section of sedimentary rock, you will see layers containing fossils. The layers at the bottom are the oldest and contain very old fossils. The layers at the top were deposited more recently and contain fossils looking most like organisms alive today. If you dig through the layers of rock and study the fossils, you can see how organisms have evolved or changed over time. सो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरह हम क्या करते हैं जी, फोसल्स किस तरह बनते हैं। आप सेडिमेंट लेयर्स दिखाई गई और देखा गया कि जितनी लेयर्स बनेंगी, जो ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे वाली लेयर्स में होगा वो उतना पुराना होगा, जो जितना ऊपर वाली लेयर में होगा वो उतना क्या होगा, न्यू होगा। आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म निकाल कर उनके अंदर आप चेंजिंग को बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप उनको क्या कर लें, अरेंज कर लें। सपोज़ कीजिए आपको एक फ़िश जो है वो मिली और वो डिफरेंट जगह पे आपको उसके फॉसल्स मिले, तो आप उसकी विद रिस्पेक्ट टू एज मीन 10 लेयर्स थी, एक आपको 7वीं लेयर में से मिली, एक 5वीं लेयर में से मिली, एक दूसरी लेयर में से मिली। आप उनके स्केलेटन्स को, उनके फॉसल्स को आपस में कंपेयर कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कितना उसके अंदर क्या आया है, चेंज आया है। सो अब अगर हम कंपैरिजन करें लेयर्स का, ज़रा गौर कीजिए, ये आपको कंपैरिजन नज़र आ रहा है जी, आपको लेयर्स डिफरेंट टाइप्स की नज़र आ रही हैं, A B C D E F, और इसमें आपको डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं। तो अब आप क्या करें, कहता है जी अ कंपैरिजन ऑफ द लेयर गिव एन इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल्स फाउंड इन द रॉक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इन लेयर्स की जो है वो टाइम पीरियड निकाल के हम हर एक फॉसिल्स का क्या कर सकते हैं, उनकी एज बता सकते हैं कि उनकी रेलिवेंट एज क्या हो सकती है। द लास्ट मेथड इज़ बाय द कंपैरिजन ऑफ रेडियो आइसोटॉप, जो कि सेकंड मेथड है। एक था आपके पास सेडिमेंट लेयर्स की बिहाफ और एक है आपके पास रेडियो आइसोटॉप की बिहाफ पे। तो इन एडिशन इट इज़ पॉसिबल टू गिव द डेट और एज ऑफ द फॉसिल विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग रेडियो आइसोटॉप। सपोज कीजिए मेरे पास जो है वो फॉसिल्स हैं। अब इन फॉसिल्स में हम क्या देखते हैं कि सराउंडिंग में कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है। जैसे ये देखिए जी, आपको नज़र आ रहा है जी, एट द टाइम ऑफ डेथ एक रेडियो आइसोटॉप पता चला C14, वो था 100% अपनी कॉन्सेंट्रेशन में। अब इतना टाइम पीरियड गुजरने के बाद ये 50% रह गया। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो रहा है जी, हाफ लाइफ का। अब यहाँ पे जब आप आए तो देख लीजिए एक और हाफ लाइफ आ गई, यहाँ पे एक और हाफ लाइफ आ गई। अब यहाँ पे जब ये आपको फॉसिल मिलेगा और आप इसकी एज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक तो सेडिमेंट लेयर वाला मेथड था, दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि आप निकाल लीजिए मेथड रेडियो आइसोटॉप का। आप देखिए उसके सराउंडिंग में आइसोटॉप जो है वो कितनी हाफ लाइफ गुजार चुका है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे इसने पहली हाफ लाइफ गुजारी, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी। अब 3 हाफ लाइफ्स को आपस में क्या कर लीजिए, जमा कर लीजिए, तो आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई फॉसिल रिकॉर्ड हमें मिल जाए या हमें कोई रॉक वगैरह मिल जाए तो हम क्या करते हैं जी, सेडिमेंट लेयर्स की बेस पे या फॉसिल रिकॉर्ड की बेस पे, सॉरी रेडियो आइसोटॉप की बेस पे उसका क्या कर लेते हैं, एज निकाल लेते हैं। सो होप्स आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।